नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप जो अखबार खरीदते हैं वो खबरों के लिए खरीदते हैं या विज्ञापनों के लिए खरीदते हैं? आप जो टीवी चैनल देखते हैं वो खबरों के लिए या फिर एंटरटेन होने के लिए देखते हैं या फिर विज्ञापनों के लिए देखते हैं? जहां तक मैं समझता हूं, आप या कोई भी अखबार अगर खरीदता है तो वो खबरों के लिए खरीदता है, विज्ञापनों के लिए नहीं। और साथ साथ अगर आप कोई टीवी चैनल देखते हैं तो या तो एंटरटेन होने के लिए देखते हैं या खबर के लिए देखते हैं, विज्ञापन के लिए नहीं। लेकिन विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन हमको दिखते हैं, विज्ञापन हम देखते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप भरोसा किस पर करते हैं? आप खबरों पर भरोसा करते हैं या विज्ञापनों पर भरोसा करते हैं? यह बड़ा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि विज्ञापन आपको एक अलग दुनिया दिखाते हैं, पर खबरों की सच्चाई कुछ और होती है। आज दो टूक में मैं दो टूक सवाल उठाऊंगा और वो सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए है। और सीधा सवाल है, केजरीवाल जी विज्ञापन मत दिखाइए, आंकड़े दिखाइए। जी हां, हर चीज पर जो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली का मॉडल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है, विज्ञापनों में दिखता है। पर आंकड़ों में क्या दिखता है आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आंकड़े मेरे पास हैं। और ये आंकड़े कहीं से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिए, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये बहुत सारे आंकड़े हैं जो आरटीआई से आए हैं, जो दिल्ली सरकार ने दिए हैं, जो बाकी तमाम संस्थाओं से आए हैं जिन्होंने दिल्ली में दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर काम किया है। और एक बड़ी रिपोर्ट जो चर्चा में है वो ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में 11 स्कूल ऐसे हैं जहां 40,000 बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, 40,000 बच्चे इस भयंकर उमस भरी गर्मी में, जहां 35-40 डिग्री टेम्परेचर है, टिन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हैं। 4 साल से टिन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं 40,000 बच्चे। 40,000 बच्चे, इनमें से कोई आपका बच्चा भी हो सकता है। और आपने वो खबर भी जरूर देखी होगी जब दिल्ली में एक स्कूल के अंदर एक पंखा, छत पे लटका पंखा एक बच्ची के ऊपर आ गिरा, बच्ची घायल हो गई। ये खबर आपको कहीं नहीं दिखाई देगी, विज्ञापन कहीं नहीं दिखाई देगा, पर असलियत यही है। तो आज दिल्ली के शिक्षा मॉडल का रियलिटी टेस्ट करेंगे। और रियलिटी टेस्ट विज्ञापनों से नहीं, आंकड़ों से करेंगे, जमीनी हकीकत से करेंगे। इसी बात दो टूक चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले आगे बढ़ूं, आइए रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली की केजरीवाल सरकार का कथित विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में चमक रहा है? यह सवाल आज एक बार फिर उठा है, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने दिल्ली फरीदाबाद सीमा के पास दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मोलोरबंद के सरकारी स्कूलों की ग्राउंड रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट के अनुसार यहां आसपास के 11 सरकारी स्कूलों में 40,000 से अधिक छात्र टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। ये बच्चे उमस भरी गर्मी और बरसात के बीच सालों से इसी तरह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार स्कूल के नए भवनों का निर्माण पूरा नहीं कर पाई है। आज से 6 महीने पहले भी वही यही हालत थी। अभी स्कूलों में बच्चों के लिए पानी भर गया, आज भी वही हालत है। केवल 50-40 स्कूल ऐसे हैं जो अर्बनाइज एरिया के अंदर हैं, ग्रेटर क्लास में होंगे, अशोक विहार में होंगे, लाजपत नगर में होंगे, पोश एरिया में हैं, जहां बच्चों की संख्या बहुत कम है। वहां के स्कूलों में डेंटिंग पेंटिंग जरूर कराई है, लेकिन स्कूलों के नाम पे घोटाला के अलावा कुछ नहीं किया है। आप 10 अप्रैल की मेरी वीडियो देख लीजिए, फिर मई की वीडियो देख लीजिए, 11 मई की। आप भाटी माइंस में चले जाइए, आयनगर में चले जाइए, देवली में एक सेक्शन में 80 बच्चे बैठते हैं। तुगलकाबाद के स्कूल की हालत जाकर स्कूल के देख लीजिए, आप उसकी विंडोज़ की हालत देख लीजिए। इतनी वर्स्ट पोजीशन है। केवल 1000 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली सरकार के अधीन जो आते हैं। 800 स्कूलों में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं है। लेकिन रोजाना बड़ा बड़ा मोटा पैसा टीवी चैनल्स को एड के नाम से देकर करोड़ों रुपया, एक चैनल को 20-20 करोड़ रुपये एक साल के देते हैं लोग। भले ही एक विदेशी अखबार में छपी खबर के हवाले से अरविंद केजरीवाल कितने ही बड़े दावे करें, पर सच तो यह है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कुछ महीने पहले ही दिल्ली सरकार को पत्र लिखकर इस पर चिंता जताई थी
कि दिल्ली के 80% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल या हेडमास्टर नहीं है। एनसीपीसीआर के मुताबिक दिल्ली के कुल 1027 सरकारी स्कूलों में सिर्फ 2003 स्कूलों में ही प्रिंसिपल या हेडमास्टर थे, जबकि एक आरटीआई के जवाब से पता चला है कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले केवल 1/3 स्कूलों में 11वीं और 12वीं के छात्र विज्ञान विषय की पढ़ाई कर सकते हैं, जबकि बाकी स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई हो ही नहीं सकती। इसलिए इस मॉडल को विज्ञापन प्रचारित मॉडल बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी विज्ञापन के माध्यम से अपने झूठे प्रचार जो कर रहे हैं देश भर में, उसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। एक तो अभी 2 महीने के अंदर पंजाब सरकार ने 36 करोड़ के एडवर्टाइजमेंट दिए हैं गुजरात के न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स को। 36 करोड़। और पंजाब में जो तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। दिल्ली में इन्होंने पिछले साल 500 करोड़ खर्च किए थे एडवर्टाइजमेंट में, सिर्फ एक फेक मॉडल प्रचार करने के लिए, दिल्ली मॉडल। और दिल्ली मॉडल क्या है? नो न्यू कॉलेज, नो न्यू फ्लाईओवर, कोई भी फ्लाईओवर नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बनाया शीला दीक्षित जी के बाद। भ्रष्टाचार में देख लीजिए, ये चरम सीमा पर है। दरअसल दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल विज्ञापनों में जरूर पास है, पर आंकड़ों में पूरी तरह से फेल है। अरविंद केजरीवाल आज भले ही देश भर में अपने वायदों को गारंटी कहकर प्रचारित कर रहे हैं, पर दिल्ली में उनकी गारंटी का आलम यह है कि आम आदमी पार्टी ने गारंटी दी थी 5 सालों में 500 सरकारी स्कूल खोलने की, पर आरटीआई से पता चला है कि बीते 7 सालों में सिर्फ 63 स्कूल ही खुले हैं। तो ये आपने रिपोर्ट देखी, ये जो ग्राउंड रिपोर्ट थी और ये जो आंकड़े थे, ये आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं, विज्ञापन नहीं है। तो विज्ञापन की बात मत कीजिए, आंकड़े दिखाइए सर जी। इसी पर आज हम सवाल उठाएंगे, और खास करके जो आपने रिपोर्ट देखी कि दिल्ली के 40,000 बच्चे टिन शेड में 4 साल से पढ़ रहे हैं, भले ही बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और इस उमस भरी गर्मी में भी टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। क्यों? इन सब पे सवाल उठाएंगे। और मेरा 2 टूक का आज का सवाल आपके सामने। आज 2 टूक में मेरा सवाल, जिसके चर्चा को बढ़ाएंगे, मेरा आज का सवाल, दिल्ली के 40,000 बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर, विज्ञापनों में चमकने वाला केजरीवाल का शिक्षा मॉडल जमीन पर क्यों है खस्ता हाल। जी हाँ, दिल्ली के 40,000 बच्चे जो हैं वो टिन शेड में पढ़ने को मजबूर, विज्ञापनों में चमकने वाला दिल्ली का केजरीवाल का शिक्षा मॉडल जमीन पर खस्ता हाल क्यों, ये मेरा सवाल है। और मेरे साथ इस पर चर्चा करने के लिए 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो जुड़ी हैं, अनुजा कपूर मेरे साथ जुड़ी हैं। अनुजा कपूर बीजेपी की प्रवक्ता हैं, दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता अनुजा कपूर मेरे साथ जुड़ी हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ नीलू रंजन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं नीलू रंजन जी, दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ मनोज नागपाल जी जुड़े हैं। अगर आप 2 टूक देखते हैं तो मनोज नागपाल जी को जरूर पहचानते होंगे, क्योंकि मनोज नागपाल जी पहली बार 2 टूक में आए थे। और कब आए थे? क्योंकि ये लगातार दिल्ली सरकार का, केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी के नेता थे, लेकिन इन्होंने दिल्ली के जो शराब, वो पूरा मॉडल था, जो शराब जगह जगह शराब के ठेके खोले जा रहे थे, उसके विरोध किया। उसका विरोध करने के बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। तो पूर्व आम आदमी पार्टी के नेता है मनोज नागपाल जी, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल जो है, मैं संजीव कौशिक जी आपसे, आंकड़ों पर आज हम बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी बड़े सारे आंकड़े हैं और कुछ ये रिपोर्ट भी देखी। 40,000 बच्चे अगर दिल्ली में टिन शेड के नीचे पढ़ने के लिए मजबूर हों, तो उसे वर्ल्ड का बेस्ट शिक्षा मॉडल कैसे कहा जा सकता है? अशोक जी, पहले तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम देश की राजनीति एक ऐसे करवट को लेती हुई दिखाई दे रही है जहां पे शिक्षा की बात तो हो रही है, कम से कम जहां पे झूठी राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, इन सब चीजों से अलग बढ़ते हुए कोई शिक्षा की बात करने पर मजबूर कर दिया। हमें लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि यही से मान के चलना चाहिए। और यहाँ बैठे हुए सारे लोग इस बात को मानेंगे, कमियां हैं निश्चित तौर पे। एक नई नवेली पार्टी आई है, बहुत तरह की कमियां हैं, और जो परिपाटी शुरुआती दौर से चलती चली आई है, और पूरे हिंदुस्तान की बात करें, केवल दिल्ली की बात नहीं करें, जो शिक्षा व्यवस्था रही है
बड़े गर्व से हम लोग कहते तो हैं कि बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है और उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था रही है किस तरह की रही है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। कोशिश है, आम आदमी पार्टी पहले से बेहतर कर रही है और लगातार करने की कोशिश है। सर, यदि इस तरह की कोई बात है जो रिपोर्ट। संजीव कौशिक, 1 मिनट रोक रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा भाषण के मोड में चले गए। मैं पहले एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं। मैं पहले आपने जो कहा, ये पहली बार नहीं है कि किसी अखबार ने शिक्षा स्कूलों के खस्ता हाल होने पर रिपोर्ट छापी है। ये पहली बार नहीं छापी सर, लगातार अखबारों में छपती है। आप तो खुद राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार रहे हैं। आपने देखा होगा अखबारों में आज से थोड़ी छप रही है। अभी नीलू रंजन जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे ख्याल से ये दशकों से पत्रकारिता कर रहे हैं और शायद इन्होंने भी शुरुआत की होगी। तो स्कूलों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कितनी रिपोर्ट, इन्होंने हजारों रिपोर्ट लिखी होंगी। तो ये पहली बार नहीं है कि देश में शिक्षा पर बात हो रही है। और हम दूरदर्शन में, डीडी न्यूज में शिक्षा के ऊपर बाकायदा चर्चा करते रहे, डिबेट करते रहे हैं, ठीक है। और आज भी ये डिबेट, सुनिए तो सही, आज भी ये डिबेट सिर्फ डीडी न्यूज पर हो रही है क्योंकि हम विज्ञापन जीवी नहीं है। हम विज्ञापन जीवी नहीं है कि कोई हमको विज्ञापन देगा और हम उसके ऊपर डिबेट नहीं करेंगे। बाकी बहुत सारे चैनल है जो विज्ञापन जीवी हैं, तो वहां पर आपको नहीं दिखाई देगी ये डिबेट। लेकिन हम यहां सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल हम पहले भी उठाते रहे थे, अब भी उठाते रहेंगे। तो पहली बात तो ये बड़ा क्लियर है। अब आप कह रहे हैं कि नई पार्टियां अच्छा करने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे सिर्फ सिंपल सा, बड़ा सटीक सवाल, बड़ा सीधा सवाल, 40,000 बच्चे सर, अगर मेरा बच्चा होता तो मैं तो आज ही उसको वहां से निकाल लेता स्कूल से। अगर मेरी मजबूरी होती कि मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि जो 40,000 बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके माता पिता की कोई मजबूरी होगी, उनके आसपास कोई स्कूल नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कि निजी स्कूल में जाके, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होगा, कोई ना कोई मजबूरी होगी। नहीं तो अपने बच्चे को, जिसको हम फूलों से नाजुक बच्चे को अपने पालते हैं, हम उसको एक खरोच नहीं लगने देते। वो आप सोचिए इस मौसम में, बरसात में, इतनी भयंकर गर्मी में, उमस भरी गर्मी में, टिन शेड के नीचे बैठ के पढ़ रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के आलोचक भी, या हम भी आलोचना करते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दों पर जब बात आती है सामने तो हम खुल के ये बात कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की जनता ने जिसे वोट दिया है, निश्चित तौर पे उसको ये हक बनता है और वो कुछ न कुछ अच्छा तो कर रहा होगा, तभी वो तीसरी बार भी बड़ी मजबूती के साथ दूसरी बार भी वो कायम हुआ है और लोगों ने पहले से ज्यादा जनमत और बहुमत दिया है। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल यदि दिल्ली में है और तीसरी बार यदि वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो कुछ तो बेहतर किया होगा उन्होंने। पहले से व्यवस्थाएं बेहतर सुधरी है। हाँ, जिधर आप इंगित कर रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप बताने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उस पे आम आदमी पार्टी को देखना होगा, सोचना होगा और मजबूत करना होगा, क्योंकि केवल और केवल बातों से काम नहीं बनने वाला है। और रही बात विज्ञापनों की बात जो आपने शुरुआती दौर में कही, तो कौन किस पार्टी की बात करे? भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या वो विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल के विज्ञापन से पीछे छूट गई है? तो ये विज्ञापन का जो तरीका है वो पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सर बिल्कुल आपने सही आंकड़ा उठाया। मैं आपको ये आंकड़ा भी दे देता हूं क्योंकि मेरे पास ये आंकड़ा भी है। 8 साल में मेरे दर्शक भी सुनेंगे, 8 साल में दिल्ली सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए विज्ञापनों पर खर्च किए। 8 साल में, ये 1 साल में जो है, पिछले 1-1.5 साल में, और जो कोरोना काल में करीब 400 करोड़ रुपए का विज्ञापन दिया है। और ये जो राशि है विज्ञापनों पर खर्च करने की दिल्ली सरकार की, अकेले दिल्ली सरकार की, वो केंद्र सरकार की राशि से कहीं डबल से ज्यादा है, 2 गुने से ज्यादा है। यानी केंद्र सरकार, देश की सरकार विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च करती है उससे 2 गुने से ज्यादा पैसा दिल्ली सरकार खर्च करती है, ताकि अखबारों का, टेलीविजन चैनलों का मुंह बंद रहे और वो असल मुद्दे ना उठाए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, 1 बार 2 बार जो चीजें जीती है तो उसको कुछ ना कुछ तो दम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं मानता हूं इसमें कोई दो राय नहीं। केजरीवाल सरकार भी अगर बार बार जीत रही है तो उसमें बाकी विपक्षी पार्टियों की कमियां भी हैं और उनकी ताकत भी है। लेकिन एक बात, अगर यही बात केजरीवाल जी को समझाइए, गुजरात में जाकर वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि तो वो सरकार तो 25 साल से, 27 साल से जीत रही है। तो जिस सरकार को 25-27 साल से लोग जिता रहे हैं गुजरात में, तो केजरीवाल जी को बताइए वो बड़ा बेहतर काम कर रही है। इसीलिए गुजरात के लोग 25 और 27 साल से लगातार जो है बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो वो फॉर्मूला वहां पर भी फिट होता है, तो वो थोड़ा सा बता दीजिएगा। अशोक जी, 10 साल यहाँ भी कांग्रेस पार्टी शासन कर रही थी, लगातार काम कर रही थी। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कई बार, या आप तो वरिष्ठ हैं, इस चीज को जानते हैं कि लंबे समय से यदि कोई सरकार काम करे और अगली बार भी वो जाए लोगों के बीच में और कहे कि नहीं, मैं 25 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ, इस राज्य की सेवा कर रहा हूँ और बेहतर करने की उम्मीद में, और फिर वादे करके वो जाए, तो ये सवाल तो बनता ही है कि आप इतने दिनों से क्या कर रहे थे यहाँ पे। एक नई नवेली पार्टी बनी,
लोगों ने उसको प्यार दिया, दूसरे स्टेट में गई, तीसरे स्टेट में लगातार जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, किस तरह से उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारे लोग जानते हैं। और विज्ञापन की बात मैं बार बार कह रहा हूं, तो विज्ञापन आप खूब जानते हैं कि चाहे टीवी का दुनिया हो, अखबार की दुनिया हो, किस तरह से विज्ञापनों में इसे घालमेल किया जाता है और पेड न्यूज को किस तरह से पत्रकारिता का वो दौर देखा है हमने और चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पेड न्यूज का दौर है। और अभी तो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी पेड न्यूज छापने लगा। अब तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, पेड न्यूज का मामला दिल्ली तक नहीं है बल्कि अब न्यूयॉर्क अमेरिका में भी पहुंच गया। आरोप लग रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स भी पेड न्यूज छाप रहा है। बहरहाल अनुजा कपूर जी, मैं आता हूं अनुजा कपूर जी। अनुजा कपूर जी, क्या दिल्ली का, जाहिर सी बात है एक सवाल बार बार उठता है, आप लोग बार बार दिल्ली सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन ये सवाल बार बार उठता है कि आप लोग उंगलियां उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, पर जनता तो उसको नहीं मान रही ना। बार बार चुनावों में जिस तरह से लगातार दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी को सफलता मिल रही है, वो तो ये दिखाता है ना कि दिल्ली की जनता मानती है कि भाई वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए उनको बार बार वोट मिल रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा काम नहीं है। मेरे को लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के जो सो कॉल्ड प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, उन्हें इस बात के लिए अच्छी तरह से ये पता होना चाहिए कि शाजिया अलमी, कुमार विश्वास जैसे लोग इनको छोड़कर चले गए और बहुत पहले निकल गए और बहुत लकी थे वो लोग। इन लोगों ने तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को जन्म ही अन्ना हजारे के आंदोलन में दिया। जो आदमी अन्ना हजारे के पास बैठकर छलिया बन सकता है, लोकायुक्त की बात करता हुआ आदमी खुद ही लिप्त हो गया उसके अंदर, अपनी बीवी के नाम पर प्लॉट बेचने लगा है और जहां पर अपने बाप के नाम पे प्लॉट बेचने लगा, तो ऐसे आदमी से क्या बात करेंगे। और जिसमें दिल्ली की बात कर रहे तो दिल्ली का नुकसान तो कांग्रेस को उठा रहा है। कांग्रेस की प्रॉब्लम है ये भाजपा की प्रॉब्लम नहीं है, ये कांग्रेस को की प्रॉब्लम है। और कहीं पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं है। बीजेपी अपनी जगह पर आज भी एमसीडी के अंदर पूरी तरीके से खड़ी है जहां पर पहले थी। ये आम आदमी पार्टी को जो एक खुशनमी है ना, ये भाई बीजेपी की नहीं है। बीजेपी तो जहां थी वहां आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। अनुजा जी, 6 सीटें मिली थी बीजेपी को, 6 सीटें मिली हैं विधानसभा में। आप समझिए, ये आप कैसे कह सकती हैं कि बीजेपी जहां थी वहीं है? देखिए बिल्कुल, आप अभी यहाँ पे जब राजेंद्र नगर में भी अभी वोटिंग हुई थी तो तभी बीजेपी जहां पर थी, जिन परसेंटेज पे खड़ी थी वहीं खड़ी थी। तो ये बात नहीं है कि आप, ये आम आदमी पार्टी जो बात कर रही है कि हम लोग बार बार आ रहे हैं, बार बार आने का मतलब यही है कि जैसे कि इन लोगों को एक नया चांस मिला क्योंकि कांग्रेस से उसकी करप्शन से तृप्त थी। और अब यहाँ पर आप देखिए, स्कूल स्कैम नहीं किया इन्होंने। इनकी बातें जो अब उछलने लगी हैं, सामने नजर आने लगी है। स्कूल स्कैम को देखो, आप लिकर स्कैम देखो, आप हेल्थ स्कैम देखो। पूछिए आज जो इनके खुद के विधायक हैं, जो इनके खुद के जो एमएलएज हैं, जो इनके खुद के मंत्री हैं, वो कहाँ है? आप इनसे पूछिए कि इनके स्कूल के बच्चे, इन्हीं से पूछिए इनका बच्चा कहाँ पढ़ता है। पूछिए इनसे इनका बच्चा कहाँ पढ़ता है। वो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता। तो जो बंदे को यही नहीं पता, अरविंद केजरीवाल को, कि टॉयलेट में और स्कूल में फर्क है, जहां पर ये जो एक्सपेंडिचर दिखाते हैं, जो इन्होंने कॉस्ट, एक्सट्रीम कॉस्ट जो इन्होंने लगाई, आप उसको देखिए कि कितना % कॉस्ट इन्होंने उसको एलिवेट किया। कोई चीज कहीं पर भी ये रुकती है इनके साथ। आप लिकर शॉप्स को देखिए सर, मैं समझ नहीं पाती, लोग शराबें, इनको अब सर जॉब्स की तो जरूरत ही नहीं है। जब आप शराब पिला दोगे तो जॉब की तो जरूरत ही नहीं होगी, वो तो निठल्ला घर बैठ जाएगा। मैं थोड़ा सा स्कूल पर ही फोकस, पूछिए, ठीक है, मैं स्कूल पर ही फोकस जा रही हूँ। आप पूछिए इन्होंने क्या CWD से रिपोर्ट मंगवाई थी, CPWD से इन्होंने रिपोर्ट मंगवाई, वो भी इन्हीं के बंदे, एक तरीके से इन्हीं के फेवर में इनके रिपोर्ट दे रहे थे। उसके अंदर बोला था कि 2400 क्लासरूम्स चाहिए। इन्होंने कितने क्लासरूम बोले? नहीं जी, हम क्लासरूम देंगे 7180 क्लासरूम देंगे। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। कितना? 50% टू 90% प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, वो सीवीसी, इन्होंने कैसे सीवीसी की रिपोर्ट्स के अंदर क्या बीजेपी ने इस चीज का घोटाला बहुत पहले क्या सीवीसी को नहीं दिया? क्या एंटी करप्शन पार्टी को, ब्यूरो को नहीं दिया? क्या इन्होंने लोकायुक्त को नहीं दिया? ओके अनुजा जी, उन सब की जांच चल रही है, तो उम्मीद हम करेंगे वो जांच किसी कंक्लूजन तक पहुंचेगी तो बहुत सारी चीजें और खुलेंगी। लेकिन मैं नीलू रंजन जी, ये जो रिपोर्ट आ रही है, और मैं फिर ये बात उठा रहा हूँ, ये क्योंकि एक मैंने अपनी रिपोर्ट में भी आंकड़ा दिया और वो भी मैं इस पर भी जरूर आना चाहूंगा कि दिल्ली में ये कहा गया था 500 स्कूल का वादा था 5 साल में, पर 63 स्कूल खुले हैं 7 साल में। अभी अरविंद जी देश भर में घूमते हैं तो हर जगह गारंटी देते हैं कि हमारी गारंटी है। देखिए, गारंटी मतलब आजकल चुनावी वायदों को गारंटी कह के वो
पक्का करने की कोशिश करते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो करते हैं। लेकिन आंकड़े तो ये नहीं दिखा रहे। 500 स्कूल का वादा, 63 स्कूल खुले। नहीं, देखिए आंकड़े तो कहीं से नहीं दिखा रहे हैं। यही तो लगातार बात उठ रही है कि जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए, और जिन वादों को पूरा करने की बात की जा रही है वो भी जमीनी धरातल पे कहीं है नहीं। एक आंकड़ा सिर्फ आप देखें कि जब ये हुआ था कि उद्यमिता सिखाएंगे बच्चों को, बहुत अच्छी चीज़ थी कि बच्चे जो है एंटरप्रेन्योर बनेंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। उसमें केवल 2 लोगों को लोन दिए गए उस स्कीम के तहत, और मैक्सिमम 10 लाख दिया जा सकता था। भाजपा ने बिल्कुल ओपन सारे पेपर RTI के लेके उसमें सामने रखा, और उसमें उन्होंने बताया कि केवल 2 लोगों को मैक्सिमम 20 लाख मिला होगा, और 19.5 करोड़ उसके प्रचार पे खर्च हुआ, विज्ञापन पे खर्च हुआ। ये जो अंतर है कि हम जब अखबार में पढ़ते हैं, उसकी खबरें पढ़ते हैं कि दिल्ली के बच्चे उद्यमिता सीख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप सीख रहे हैं और वो उद्यमी बनेंगे, रोजगार देने वाले बनेंगे, तो हमें एक सुकून मिलता है कि हमारे बच्चे जो हैं, दिल्ली में जो जितने बच्चे हैं वो एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट आती है, जब RTI से आती है, तो निश्चित रूप से उसमें धक्का लगता है। और अब जो बातें सामने आ रही हैं, RTI के थ्रू आ रही हैं, अखबारों में छप रही हैं कि 40,000 बच्चे जो हैं वो 3 से नीचे पढ़ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल दिखा रहा है कि कहीं भी जो वादा किया गया था, जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, वहाँ पे दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था नहीं टिक रही है। और जनता अगर अभी सामने, पहले तो आई, जो पिछला चुनाव था उसके पहले ये चीज़ें सामने नहीं आई थी, वो लगता था कि भाजपा का सिर्फ आरोप है। अब वो RTI के थ्रू, प्रूफ के थ्रू, अखबारों में चूंकि इतना हो गया है कि वो खबरें छप रही हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली की जनता भी समझेगी कि आखिर उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो उनके जा रहे हैं ना। वो ये देखेंगे कि भाई जिस विश्व स्तरीय मॉडल की बात की जा रही है, उस मॉडल में क्या बड़े लोगों के बच्चे जा रहे हैं, क्या इन मंत्रियों के, इन नेताओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके क्या पढ़ के आ रहे हैं, क्या एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, वो क्या वो एक जो कहा था कि खुशी का जो माहौल हो और उनको सिखाया जाए बाकी चीजें, तो क्या वो सब कुछ वो आ रहा है उनके पास? सर, आप मंत्रियों नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ आम आदमी जिसकी जेब में थोड़ा सा भी पैसा हो, अपने बच्चे को टीन शेड के स्कूल में तो नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि सुरक्षा का भी सवाल है, उसकी सेहत का भी सवाल है। जो टीन शेड में बच्चा पढ़ेगा उसकी सुरक्षा भी खतरे में, सेहत भी खतरे में, तो कैसे कोई व्यक्ति जो है। और कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ने पूरे आंकड़े गिना दिए थे कि कैसे अगर जो पूरे देश का जो औसत है तमाम पैमानों पे शिक्षा का, उसमें दिल्ली के स्कूल जो है वो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे, चाहे वो पास परसेंटेज हो, चाहे वो सीखने का हो, वो पूरा आंकड़ा दिया। वो आंकड़ा कोई एक स्टेट का तो है नहीं, वो तो सारे स्टेट का है, एक एवरेज निकाला गया, एवरेज से भी पीछे हैं। और आप विश्व स्तरीय अगर शिक्षा मॉडल कह रहे हैं, एवरेज से पीछे है वो, तो फिर वो कैसे उसको बाकी जगह बेचेंगे? आप जो कह रहे हैं वो आंकड़ा भी मेरे पास है। राष्ट्रीय औसत जो है, अगर 10वीं का राष्ट्रीय औसत जो है पास होने का, वो देश का जो औसत है, देश का औसत जो है वो 94.4% है। दिल्ली का औसत कितना है? 81.36। तो दिल्ली का जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम से कम जो है 13% पीछे है। 13%, छोटा मोटा अंतर नहीं है, 1-2% का अंतर नहीं है। कहाँ 94%, 94.4%, कहाँ 81.3% दिल्ली का जो औसत है बच्चों के पास होने का। लेकिन पहले 6-7 साल पहले ये दिल्ली का औसत 96-97% हुआ करता था, कहीं ज्यादा होता था। बिल्कुल, दिल्ली का औसत जो है राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा बेहतर होता था, लेकिन अब राष्ट्रीय औसत से कहीं जो है गिरा हुआ है। तो मनोज जी, आप जो है शराब जो मॉडल था दिल्ली का, उसके तो आप नाराज थे, आपने इस्तीफा भी दे दिया, पर आप आम आदमी पार्टी में रहे, तो कम से कम शिक्षा मॉडल से तो आप संतुष्ट होंगे। उसके लिए तो आपने भी नारे लगाए होंगे, तालियां बजाई होंगी, दिल्ली का शिक्षा मॉडल बड़ा शानदार। बिल्कुल, आपको लगता है तालियां बजी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ कि जो मैं पूरे दिल्ली की बात करूँ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तक सीमित हूँ। अगर किसी को स्कूल देखने है सरकारी ना, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए, मेरी विधानसभा में आइए, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली के सरकारी स्कूल। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल अशोकनगर, उसमें जो बच्चियाँ हैं उनकी एंट्री का पॉइंट क्या है। अच्छा, हाँ, और इतना गंदा पॉइंट कि आप वहां से निकलना पसंद ना करें और बच्चे स्कूल जाते हैं वहां। मैं आपको दिखाऊंगा एक क्लास के अंदर 60 बच्चे, टीचर कैसे हैंडल करेगा 60 बच्चों को, क्या पढ़ाएगा, क्या स्तर देगा। मैं आपको दिखाऊंगा
कि इन्होंने अपनी वाहवाही लूटने के लिए ज़बरदस्ती पास की जो पॉलिसी अपनाई हुई है कि बच्चों को पास करेंगे ही करेंगे ताकि इनका रिजल्ट ठीक रहे। लेकिन सीबीएसई में आके ये लोग, वही आपकी वाली बात, जो आपका आंकड़ा बिल्कुल ठीक है, 81.36% पे आके ये लोग रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे से बेस ही नहीं बना हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर स्कूल के अंदर 50% से ज़्यादा टीचर्स जो हैं अभी उनकी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, प्रिंसिपल नहीं है, किसी भी सीनियर टीचर को HOS बना करके, हेड ऑफ द स्कूल बना करके प्रिंसिपल की चेयर पे बिठा रखा है। और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको ये बड़ा क्लियर दिखाऊंगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लास में है ही नहीं। मैं आपको ये दिखाऊंगा छत के ऊपर वाली क्लासेस में जहाँ टीचर जाते नहीं हैं और अक्सर पीरियड कैंसिल होते हैं। मैं आपको ज़मीनी हकीकत बता सकता हूँ, बाकी हवाई हकीकत और विज्ञापन की हकीकत तो क्या मेरे साथी लोग बताएंगे। अगर आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में ऐसी सिचुएशन है, बीते 4-5-6 सालों में आपने कभी अपने नेताओं के सामने, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी में रहे, तो आपने नेताओं के सामने इसके बारे में कभी बात रखी, कभी कहा? मैंने आपको बिल्कुल बताया कि मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत छोटी सी बात है। अपने क्षेत्रीय स्तर पे जो नेता होते हैं उन लोगों ने मुझे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में भेजा, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में जा करके अपनी बात को रखता था और वहाँ उनके बिल्स वगैरह भी कुछ देखने होते थे। तो बिल्स वगैरह के बारे में मत ही पूछे, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो 600-800 की मोटर जो है 2800 रुपये में लगती है। अरे बाबा, ये विकासपुर स्कूल का हाल बता रहा हूँ मैं आपको। और 2 घंटे के लिए मजदूर आता है तो 3000 रुपये का बिल बन जाता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का। तो ये सारी चीज़ें थी। कुछ कभी भी किसी चीज़ को पकड़ने या छोड़ने की एक वजह नहीं होती, लेकिन एक वजह जो 101वीं गलती जो की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने जो अपना चक्र चलाया था, तो वो लिखकर जरूर बनी। लेकिन इन सब चीज़ों से मैं अपने आप को दबा कुचला और ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं अपनी बात ही नहीं रख पाता। कहीं रखता हूं तो आप चुप हो जाइए, आप बैठ जाइए। मैंने पहले भी कहा था कि जो आम आदमी जो है वो, मतलब मनोज नागपाल जी जैसे आम आदमी जो है आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उनको जो है घनघोर निराशा ही, और आज वो पार्टी छोड़ कर जो है जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। मैं आऊंगा मनोज जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपको मैं आऊंगा। अनुजा जी 1 मिनट, मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद आऊंगा। ब्रेक के बाद कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दिल्ली के नजफगढ़ की कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा और उस पर भी चर्चा करेंगे और तमाम मेहमान अपनी बात रखेंगे। आंकड़े भी बहुत सारे हैं मेरे पास गिनाने के लिए, बताने के लिए। तो सिर्फ ये कहने से कि विज्ञापन नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार का विज्ञापन नहीं दिखाऊंगा, पर दिल्ली के आंकड़े जरूर दिखाऊंगा इस ब्रेक के बाद। भारत की दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के शिक्षा मॉडल की एक बार फिर, और हम कह रहे हैं विज्ञापन नहीं, आंकड़े दिखाइए सर जी। सर जी के पास यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के पास विज्ञापन है, हजारों करोड़ के विज्ञापन है अखबारों में देने के लिए और टेलीविजन चैनलों को देने के लिए, और उन विज्ञापनों में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को सर्वश्रेष्ठ मॉडल दुनिया का बताया जाता है। लेकिन मेरे पास दिल्ली के शिक्षा मॉडल के आंकड़े हैं, तो मैं विज्ञापन नहीं दिखा रहा, विज्ञापन पे बात नहीं करूंगा, आंकड़ों पे बात करूंगा और इन आंकड़ों पर जवाब लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं, एक बार फिर बता दूं। मेरे साथ जो है स्टूडियो में नीलू रंजन जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनोज नागपाल जी पूर्व नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अनुजा कपूर जी जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, और संजीव कौशिक मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज मैंने एक ट्वीट देखा था और वो ट्वीट था नजफगढ़ के नानकखेड़ी का। नजफगढ़ का नानकखेड़ी वो इलाका है जहां पर जो गांव था, गांव के लोगों ने जो करीब अपनी जो तमाम जमीन थी, गांव के लोगों ने 10 साल पहले अपनी जमीन, ग्राम सभा की जमीन सरकार को दी थी कि यहां पे स्कूल बना दीजिए। स्कूल बना, स्कूल चल रहा है, लेकिन अब उसी ग्राम सभा की जो जमीन है उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी कुछ और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि वहां पे तो जी बच्चों के लिए एक मिनी स्कूल बन रहा है, स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बन रहा है, लेकिन गांव के लोगों का आरोप है कि दरअसल केजरीवाल सरकार इस जमीन पर रोहिंग्या के बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती है। इसलिए नानकखेड़ी के लोग जो हैं लगातार वहां पर विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। वो कह रहे हैं अगर केजरीवाल सरकार के पास पैसा है तो हमारा स्कूल जो है वो 10वीं तक है, उसको 12वीं तक कर दीजिए, स्कूल को और अच्छा बना दीजिए, बजाय इसके जो हमारी जमीन पर बना स्कूल है उसको और खराब किया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं। आज मैंने सुबह इसका ट्वीट देखा था, लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और उस ट्वीट में लिखा था कि यह धरना प्रदर्शन कोई नहीं दिखाएगा, कोई मीडिया चैनल नहीं दिखाएगा,
क्योंकि सबके मुंह विज्ञापनों से बंद हैं। लेकिन हमने कहा कि हम विज्ञापन नहीं चलाते, हम खबर चलाते हैं। तो नानाखेड़ी हमारी टीम पहुंची, हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र पहुंचे और वहां के लोगों से बात की, वहां के लोगों का दर्द क्या, ये भी देख लीजिए। हम मौजूद हैं दिल्ली के नजफगढ़ में नानकखेड़ी स्कूल के पास, और ये स्कूल के बाहर गांव वाले भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इनका ये कहना है कि दरअसल इस स्कूल को बंद करने की तैयारी है अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से। ये आरोप है इन गाँव वालों का, और बता रहे हैं कि दरअसल ये स्कूल, इसकी ज़मीन गाँव वालों ने बहुत दशक पहले दान दी थी, सभी गाँव वालों ने मिलकर, जिससे कि स्कूल खोला जा सके। और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ये स्कूल चल रहा है। इसके जो सरप्लस लैंड है उस पर दूसरा कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है, और ऐसे में गांव वालों को आशंका है कि इस स्कूल को आगे बंद किया जा सकता है। यहाँ बात करें, हमारे गांव वालों ने या हमारे जो पुरखे थे उन्होंने ज़मीन 65 से पहले शिक्षा विभाग को दान में दी थी, लेकिन अभी इस स्कूल को हटाकर 6 महीने पहले हमारे पास मैसेज आया था कि हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, 3 गांव के बीच में ये एक स्कूल है, दिल्ली के 3 गांव, हरियाणा के भी कई गांव से इस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो बताया गया कि इन गांव के बच्चों को यहाँ से हटाकर कांगानेड़ी भेजेंगे, जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। ना बसों की सुविधा है, और सुविधा की बात तो दूर है, हमारे गाँव के स्कूल को, जो ये ग्राम सभा की ज़मीन जो गांव वालों ने दान में दी थी स्कूल के लिए, इसको क्यों यहाँ से हटाकर दूसरे गांव में शिफ्ट किया जा रहा है हमारे बच्चों को। हमारे गांव के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी चले जाइए, होमलेस बच्चे कहीं भी नहीं है। ना कोई गली में घूमता हुआ बच्चा मिलेगा, ना कोई स्ट्रीट चाइल्ड मिलेगा, ना कोई अनाथ बच्चा मिलेगा। जब हमारे देहात में कोई अनाथ बच्चा या स्ट्रीट चाइल्ड है ही नहीं, तो हमारे गांव को क्यों चुना गया। हमारे गांव वालों ने ज़मीन दी थी शिक्षा विभाग के लिए, 13 एकड़ ज़मीन दे रखी है। हमारा सीधा आरोप है केजरीवाल सरकार पर कि वो ज़मीन देख रही है देहात में कि कहाँ कहाँ ज़मीन है, उनको कब्जाना चाहती है अपने राजनीतिक लाभ के लिए। 1971 में स्कूल की जो आधारशिला रखी गई थी, नींव रखी गई थी, आज 50 या 52 साल के पश्चात भी यहाँ पे जो हमारे बच्चों को मूल सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिली हुई है। ना कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ना स्कूल को 12 तक का किया गया, ना ही स्कूल को सर्वोदय किया गया। हम ये मांगते हैं कि आप ऐसी योजना की बजाय यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज बना दो, JBT बना दो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दो। हमारा बिल्कुल लोकल एरिया जैसा दिल्ली का बिल्कुल बैक में पड़ा। हमारे स्कूल में गांव में कोई सुविधा नहीं है। एक ले दे गए ये स्कूल था, इसको तोड़वाने जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा स्कूल अगर वो कुछ करना नहीं चाहता ना, तो 10वीं तक कहा, 10वीं तक ही रही, इसको तोड़े भी नहीं। जो तोड़ कर नर कांगनेड़ी भेज रहा है, कॉलेज बना दो या कोई डिस्पेंसरी करो या कोई सरकारी सेंटर खोलो जिसमें बच्चियां अपनी सिलाई सीख के, हमारे जैसे भी सीख के बैठ कर ना, जो 2 पैसे का रोजगार हमारा भी हो। हमारे बच्चों की सुविधाएं नहीं है, कुछ भी प्लेग्राउंड नहीं, डिस्पेंसरी नहीं, पशुओं का अस्पताल नहीं, कोई खेल कूद का बालका का नहीं, ना कोई जच्चा बच्चा का, ना कोई बालका अकेडमी, एक स्कूल सही और है। इन्हें भी ले जाए फिर गांव कर जाएगा भाई। केजरीवाल ने आके पहले देखा होता यहाँ क्या है क्या नहीं है बच्चों के लिए, ये बताओ। हमारे पूर्वजों की जो जमीन है वो खोस रही है। महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई और सुविधा नहीं है, एक स्कूल ही था जो गांव वालों ने शुरू किया था 10 कोस पहले, और अब इन लोगों को आशंका है कि इस स्कूल के बच्चे को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि ये महिलाएं यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हैं नानकखेड़ी गांव में। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शिक्षा मॉडल की बहुत बात करते हैं, और ये महिलाएं एक तरह से देखें तो इस स्कूल को, जो यहाँ की सरप्लस ज़मीन है, इनका कहना है कि यहाँ कोई वोकेशनल ट्रेनिंग खोली जाए, यहाँ कोई सिलाई मशीन या इस तरह के कोई कार्यक्रम शुरू किए जाएं, 10वीं की जगह पर 12वीं तक स्कूल कर दिया जाए। लेकिन दूसरा प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, और स्कूल में जो बातें कही जा रही हैं कि यहाँ के बच्चों को कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है, उस पर सफाई क्यों नहीं दे रही है अरविंद केजरीवाल सरकार। और यही वजह है कि यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट थी, ग्राउंड रिपोर्ट थी, विज्ञापन नहीं था। और आपने देखा आमतौर पर सरकारें जो हैं, जब बात होती है, क्योंकि मैंने पहले आंकड़ा दिया 500 का वायदा था 5 साल में, 7 साल में सिर्फ 63 स्कूल बने। आमतौर पर यह आरोप लगा दिया जाता है, ये कह दिया जाता है कि भाई सरकार को जमीन नहीं मिली, स्कूल के लिए जमीन तलाश रहे हैं, जमीन नहीं मिली इसलिए स्कूल नहीं बन पाए। लेकिन यहां तो सरप्लस जमीन गांव की जमीन है, गांव के लोग डोनेट कर चुके हैं, कह रहे हैं उसी स्कूल को बढ़िया बना दो, लेकिन वो स्कूल भी बढ़िया नहीं बनाया जा रहा।
तो गुस्सा तो लोगों में बढ़ रहा है। संजीव कौशिक जी, आम आदमी पार्टी ठीक है बार बार जीत रही है, लेकिन गांव के लोग पूरे, आपने देखा ये विजुअल जो है, ये कोई विज्ञापन देके हमने लोगों को नहीं बुलाया था, ये लोग वहां बैठे हुए थे, हमने ट्वीट देखा, उसके बाद अपनी कैमरा टीम को भेजा। लोग बैठे हैं, गांव की महिलाएं क्या कह रही हैं, गुस्सा बढ़ रहा है। अगर आप काम नहीं करेंगे तो लोग उठा के फेंकने के लिए तैयार हैं। अशोक जी, बिल्कुल बात चाहिए कि आप विज्ञापन नहीं दिखाते हैं, और ये रिपोर्ट हमने भी देखी और हम ये लगातार यही खोजने का प्रयास कर रहे थे इसमें से कि आखिर कौन सा आदेश जारी हुआ है जिस आदेश के आधार पर इस तरह से लोग बैठे हुए हैं और गुस्से में हैं। निश्चित तौर पे यदि कोई आदेश बताया जाता है या सरकार की तरफ से निकाला हुआ यदि कोई पेपर यदि लोगों को पहुंचता, कहा सुनी के आधार पर यदि इस तरह की बातें बनाई जा रही है, तो हम खूब जानते हैं कि राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, तो आपके नेताओं को जाके लोगों को समझाना चाहिए, क्यों नहीं समझा पा रहे? सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए, आप भी बोलने नहीं देते हैं। और दूसरी तरफ अभी अब आपसे पहले बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें की, आरोप लगाया गया कि विज्ञापन के आधार पर वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। अब कभी कभी भारतीय जनता पार्टी जब विज्ञापन की बात करती है तो हंसी निकल जाती है कि वो विज्ञापन की भी बात कर रही है। जो 5 किलो के अनाज पर मोदी जी का फोटो छाप दे, कोरोना के सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का फोटो छाप दे, वो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात करती है, और आरटीआई को राजनीतिक चंदे की बात हो उसे किस तरह से वो गुप्त रखना चाहती है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो उस पर किस तरह से आप जब बात करते हैं ना, मुझे वो सब खुलेआम की बात बीच में बोलने के लिए, अशोक जी मुझे बीच में बोलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? पता है अशोक जी, एक बात और बीच में सुनिए सर, मुझे बीच में बोलने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ता है? इसलिए मजबूर होना पड़ता है, आप आरटीआई की बात कर रहे हैं। और सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो सही, अशोक जी हमें अरे सुनिए तो सही, आप आरटीआई की बात करने लगे। आरटीआई, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आरटीआई एक्टिविस्ट थे, आज उनकी सरकार आरटीआई का जवाब नहीं देती है। सुनिए तो सही, अभी हम बोलने ही नहीं दे रहे हैं आप बोल, अरे आप जो तथ्य रखते हैं मुझे उस पर हंसी आ जाती है। आप विज्ञापनों की बात करते हैं, मुझे हंसी आ जाती है। 1000 करोड़ के विज्ञापन दे दिए। क्या देश के यहाँ बहुत सारे जाने माने लोग बैठे हैं, क्या देश के स्कूलों की गुणवत्ता इस आधार पर तय की जाएगी कि शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मंत्रियों के बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो इस आधार पर देश के उस केंद्रीय मंत्रियों के बारे में भी बात होनी चाहिए, जिनके बच्चे कहां पढ़ते हैं और कहां से निकल के कहां आते हैं, और देश में कौन सी उनकी हिस्सेदारी होती है और कैसे पदों पर सुशोभित होते हैं, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए और उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, लोग राजनीति और अभी नागपाल जी शुचिता की बात कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई उनको कि शुचिता के आधार पर उन्होंने यदि आम आदमी पार्टी छोड़ा है तो देश की जनता ये भी देख रही है और बड़े गौर से देखेगी कौन से शुचितापूर्ण पार्टी में वो जा रहे हैं, और जाएंगे, मुझे पता है वो जाएंगे, ऐसा देखने में मिला है। लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अभी मेरी बहन अनुजा कपूर फहरिस्त गिना रही थी कि आप देख लीजिए, कुमार विश्वास को देख लीजिए, शाजिया इल्मी को देख लीजिए, उन्होंने योगेंद्र यादव का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रशांत भूषण का नाम नहीं लिया। जो जिधर का जाने वाला है वो तो जाएगा ही जाएगा, उसको कौन रोकने वाला है? राजनीतिक दल में लोग आते हैं, जिसको जहां अपने समझ में आती है उस तरफ वो मूव करता है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छी सी जगह देख के आप भी आ जाइए। लेकिन ठीक है, वो बात की बात है, वो हमें कहाँ जाना है नहीं जाना है वो हम पर छोड़ दीजिए। हम भी आपके साथ चल रहे हैं, कोई ईमानदार जगह पे आ जाइए। विज्ञापन के ऊपर यदि वार करने की बात है कि विज्ञापन के आधार पर यदि सरकार बनी है तो भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 आंकड़े बताते हैं कि इलेक्शन के समय कितने पैसे खर्च, मैंने नहीं कहा विज्ञापन के आधार पर सरकार बनी है। सुनिए, अब सुनिए संजीव जी सुनिए, आप बेसिक, आप मेरे प्रोग्राम का जो सुनिए, आप मेरे प्रोग्राम का जो बेसिक है सुनिए, आप मेरे प्रोग्राम का जो बेस है उसी को गलत कोट कर रहे हैं। सुनिए, इसलिए मैं टोक रहा हूं। आप मेरे प्रोग्राम के जो बेस है उसी को, मैंने नहीं कहा कि ये सरकार विज्ञापन के दम पर बनी है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार बनने के बाद विज्ञापनों के दम पर अपने पत्रकारों का मुंह बंद कर रही है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार विज्ञापन के दम पर अपने मॉडल को प्रचारित कर रही है, जो झूठा मॉडल है, आंकड़ों में नहीं है। अब सुनिए, अब आपने कह दिया, आपने बड़ी सारी बातें कर दी। मुझे मैं राजनीतिक बहस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आप राजनीतिक, अनुजा जी राजनीतिक जवाब देंगी और बाकी लोग देंगे। मैं सिर्फ आंकड़े बताता हूं। अनुजा जी, आपके पास आने से पहले मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूं। दिल्ली का आंकड़ा है ये, सुनिएगा जरा। दिल्ली में 2013-14 में 2,19,377 छात्र, 2,19,377 छात्र 9वीं क्लास में एडमिशन लिया था। इनमें से 44%, 44% 12वीं क्लास तक पहुंच नहीं पाए। 26% छात्र ऐसे हैं जो 11वीं से 12वीं में नहीं पहुंच पाए। और 2018-19 का आंकड़ा है 42% छात्र जो दिल्ली में फेल हुए, उनमें से ज्यादातर ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल में उनको दोबारा एडमिशन नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि आप राजनीतिक आरोप लगाइए, आप कुछ करिए, मैं तो कह रहा हूं कि नई पार्टी है, लोगों ने बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था इसको। मैं तो लोगों की उम्मीदें जो चकनाचूर हो रही हैं, मैं उस पर सवाल उठा रहा हूं और मैं कह रहा हूं उन उम्मीदों को कम से कम मत तोड़िए और उन उम्मीदों का जनाजा उठा करके कम से कम अखबारों में विज्ञापन मत छापिए। अनुजा जी बोलिए उनके राजनीतिक आरोपों पर जल्दी से। देखिए बहुत जल्द आम आदमी पार्टी का सूपड़ा भी साफ होगा दिल्ली से। ये समझ रहे हैं कि ये एक मजाक है। अब हम लोग, भाजपा ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रही है कि आम आदमी पार्टी का जो गंदा और नकली और बेहुदा और घिनौना चेहरा जो है वो सामने नजर आए, जो सिर्फ विज्ञापन पे मुखौटों के साथ उसको चिपका कर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी का गठन किया। और आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे हैं कि वाकई में ही, और आप ये खुद मुंह से मान रहे हैं कि आपने अब विज्ञापन के थ्रू, ये अशोक जी नहीं कह रहे, ये आप ही कह रहे हैं कि विज्ञापन के थ्रू आप जीते हैं, क्योंकि आपके अंदर करनी और करनी में बहुत फर्क है। क्या आपको ये मालूम है कि सर्वोदय बाल विद्यालय स्कूल के अंदर 5198 बच्चे, नंबर 1 स्कूल के अंदर 93 टीचर्स सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं। अब उसका नंबर 2 स्कूल है, 4129 स्टूडेंट्स को सिर्फ 48 टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ऐसे कई ऐसे में आपको स्कूल बता अनुजा जी एक सवाल, अनुजा जी एक सवाल उन्होंने उठाया और वो वैलिड सवाल है। हालांकि मैं एक बार बता दूं, मैं संजीव कौशिक जी उस सवाल पे मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं जो उन्होंने कहा कि अगर इस आधार पर स्कूलों का आकलन होने लगे कि भाई मंत्रियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे, तो उस आधार पे तो केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे भी जो है हम देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते, तो उस आधार पे। लेकिन मैं एक मिनट आप अनुजा जी एक मिनट आप जवाब बोल रहे हैं। नहीं आप समझिए अशोक जी, ये मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये भूल जाते हैं, ये गजनी लोग हैं, ये भूल जाते हैं। अभी आप देखिए वहां पर अब सितेंद्र जैन गजनी हो गए, आप इनसे पूछिए, इन्होंने ही कहा है आजकल हमारे स्कूलों के अंदर जज के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मैं यमुना में जाऊंगा, मैं डुबकी मार, ये बोलते हैं। हमें मजबूर करते हैं कि हम इनके ऊपर इनकी असलियत लाकर खड़ी करें। ये आप नहीं बोल रहे अशोक जी, ये इनके बच्चे बोल रहे हैं, इनके लोग बोल रहे हैं, ये हमने नहीं बोला, ये आपने नहीं बोला। बात इनकी है सर, बात इनको करने दो। आज इनसे पूछो पंजाब में जाकर इन्होंने क्या क्या गंदगी मचाई है। कितने लोग आज जाकर लुधियाना के अंदर देखो कि टीचर्स को, जो ये आज के नहीं कुछ टाइम पहले की बात है, आप पूछे ये वोकेशनल टीचर्स की बात करते हैं, हम तो परमानेंट कर देंगे। अरे परमानेंट किसको करोगे? आपके तो यहाँ पर टीचर्स परमानेंट नहीं है। इनकी गिनती इनको नहीं पता। 24,000 पोस्ट टीचर की वैकेंट खाली है, 22,000 पोस्ट गेस्ट टीचर्स को इन्होंने परमानेंट नहीं किया। 4,700 टीचर्स सिर्फ एडमिटेड है जो 6 साल से स्कूलों में चला रहे। आप बताइए मुझे, उससे नहीं, मैं कहता हूं उससे भी, मैं कहता हूं उससे भी जो खराब, मैं कह रहा हूं उससे भी पूछे कि इनके कितने स्कूलों में एनओसी है, मैं कहता हूं फायर एनओसी कितने स्कूलों में क्लियर है? नहीं मैं तो ये कहता हूँ, ओके उसका जवाब संजीव जी, उसका जवाब संजीव जी देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उससे भी खराब स्थिति दिल्ली में ये है। ये भारद्वाज जी ने दिखाया था गौरव भाटिया को, पूछे इन्होंने कौन सा स्कूल बनाया है। ओके इन्होंने कहा कि बनने को तैयार है। ओके मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इससे भी खतरनाक बात तो ये है, जो चिंता की बात वो है कि दिल्ली सरकार के जो कॉलेज हैं, वहां जो पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर्स हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा, क्योंकि फिस्कल मैनेजमेंट जो है उसकी इस तरफ से ये हालत हो गई है। विज्ञापनों के लिए तो पूरा पैसा है, लेकिन जो प्रोफेसर हैं कॉलेजों में पढ़ाने वाले, उनको समय पर सैलरी नहीं मिलती है, क्योंकि फिस्कल स्थिति बहुत खराब है। बहरहाल एक और ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मनोज जी और नीरू रंजन जी आपके पास आऊंगा इस ब्रेक के बाद। दो टुक आप देख रहे हैं और दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञापन नहीं, आंकड़े दिखाइए सर जी। विज्ञापन से मत बताइए कि दिल्ली का शिक्षा मॉडल सर्वश्रेष्ठ है, आंकड़े बताइए, क्योंकि आंकड़े तो जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शिक्षा मॉडल जो है उसकी हालत खस्ता है। विज्ञापनों में आप कितना चमकाइए। तो मेरे साथ इस पर 4 मेहमान जुड़े हैं। मनोज नागपाल जी, आप कह रहे थे कि भाई, मैंने कहा कि शिक्षकों की स्थिति यहाँ खराब है, बहुत सारी चीजें, पर आपको लगता है कि कुछ तो अच्छा हो रहा होगा इस 6-7 साल में एजुकेशन के लेवल पर? एजुकेशन के लेवल पे कुछ नहीं हो रहा, बिल्डिंग की लीपापोती हो रही है और विज्ञापन पूरे जोरों पे है। अभी इसी साल का मैं कौशिक जी को याद दिलाता हूँ, आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आया था तो विज्ञापन था बधाई हो दिल्ली, कंपार्टमेंट में हमने 98% बच्चे पास किए। क्या किसी ने सोचा कंपार्टमेंट बच्चों की आई क्यों?
अरे आप बच्चों को पढ़ाइए तो सही। बिल्डिंग को पेंट करने से, बिल्डिंग नहीं करने से, पुरानी करने से, 67 लाख रुपए का एक कमरा बनाने से एजुकेशन थोड़ी ना आ जाएगी। अरे हम टेंट में बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम ज़मीन पे बैठने को भी तैयार है, कम से कम पढ़ाओ तो सही। और जब रिजल्ट दे रहे हैं, रिजल्ट बधाई हो दिल्ली, 10 साल पहले जब 88 से 92%, 98% तक रिजल्ट था, तब तो हमने कभी अखबार में नहीं पढ़ा कि बधाई हो दिल्ली, ठीक है। और अब जब 81% आ गया, तब ये भी तो कह दो कि दिल्ली वालों मैं शर्मिंदा हूं, अब मैं 81% पे आ गया हूं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होगी, होगी तो प्योर राजनीति होगी। तो कीजिए प्योर राजनीति, आपका काम है राजनीति करना, पर हमें इस हालात में भी शिक्षा दीजिए। टीचर्स रखिए, गेस्ट टीचर से, टेम्परेरी टीचर से काम मत चलाइए। आपने कहा राजनीति, तो उन्होंने तो आप पे भी आरोप लगाया कि आप दरअसल अब बीजेपी के चले गए हैं क्या, जो आप आम आदमी पार्टी के हर मुद्दे पे खिलाफत करने लगे, आप चले गए, बीजेपी ज्वाइन कर लिया। बीजेपी प्रवक्ता बैठी हैं, आप उनसे मेरा नाम भी पूछ लीजिए, शायद नाम भी नहीं पता होगा। और अगर संजीव जी ऐसी शुभकामनाएं दे रहे हैं तो किसी से शुभकामनाएं लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है। बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई है इस गंदी राजनीति से, तो कोशिश करूंगा कि जनता का नुमाइंदा बन के रहूं, जनता के बीच में रहूं। अशोक जी, अभी आपने जल्दी से बात की थी कॉलेज के ऊपर। 12 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ जो दिल्ली, जो डीयू के 12 कॉलेज हैं जहाँ दिल्ली सरकार का फंड जाता है। 12 के 12 कॉलेजों में सैलरी की पोजीशन देख लीजिए। और BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी 3 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने धीरपुर में, रोहिणी में पत्थर रख दिया था, और 3 सालों में वो पत्थर भी नहीं मिला उसके बाद। तो ये हालात हैं। और आंकड़े तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हूं, मैं एक साधारण आम आदमी हूं, जिसको आम आदमी कहा जाए, और मैं आम बात करूंगा। मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस की नहीं करूंगा, मैं किसी और राजनीतिक दल नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आम आदमी पार्टी को मैंने छोड़ा है, शराब के मुद्दे पे छोड़ा है। ठीक। नीलू रंजन जी, अभी तो केजरीवाल जी जब सब जगह दुनिया में जा रहे हैं और दिल्ली का मॉडल बता रहे हैं, गुजरात में जाते हैं, हिमाचल में जा रहे हैं और कह रहे हैं वहां नहीं गारंटी दे रहे हैं, दिल्ली की गारंटी तो पूरी हुई नहीं। क्या आपको लगता है जनता कितना भरोसा करेगी? अब देखिए, ये तो दिल्ली का जब चुनाव आएगा 3 साल बाद, तब समझ में आएगा। 2.5 साल शायद रह गए हैं, तो तब समझ में आएगा कि जनता कितना भरोसा करती है। जहां तक बात रही दूसरे राज्यों में जाने की, तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी की कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं से जिस ढंग से कांग्रेस का स्तर, मतलब लोकप्रियता गिरती जा रही है और सीटें कम हो रही है, तो वो स्पेस वो भरें। क्योंकि किसी भी क्षेत्रीय दल में जितने भी नेता को देख लें, पैन इंडिया उनकी अपील नहीं है, जबकि केजरीवाल जी जो हैं उनकी पैन इंडिया अपील है। उनकी छवि ऐसी है नेता की कि देश के सभी जगह के लोग जानते हैं उनको। तो उनका ये मानना है कि बीजेपी के खिलाफ जो एक वर्ग जो है 100% तो किसी पक्ष में हो नहीं सकता है, तो वो कोई ना कोई पार्टी ढूंढेगा कि जिसके पक्ष में जाए उसका वोट। तो वो जो खाली जगह होगी कांग्रेस की पैन इंडिया, वो जगह हम भरें। इसलिए आप देखेंगे कि जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जाकर के वो फाइट कर, जहां बीजेपी मजबूत है वहां फाइट नहीं करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, वहां उन्होंने हथियार लिया। पंजाब में कांग्रेस सरकार थी, वहां हथियार लिया। गोवा में कांग्रेस सरकार बनने वाली थी, वहां ये पहुंच गए। अब जो गुजरात का है, गुजरात में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, ये अपने आप को बीजेपी के खिलाफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कांग्रेस की स्पेस ले लेंगे। हिमाचल में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो वहां स्पेस लेना चाहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इनकी जो कोशिश है, और जो होनी चाहिए, गलत कोशिश नहीं है, मतलब राजनीतिक अब में अगर आए हैं तो महत्वाकांक्षा लेके आएंगे, और राजनीति करने का सबको अधिकार है एकदम। तो वो स्पेस भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो समस्या ये आ गई है कि जिस मॉडल की वो को लेकर के हर जगह वो जा रहे हैं, वो मॉडल का जो भीतरी खोखलापन है, जो आंकड़ों के हिसाब से जो आप समझा रहे हैं, वो सामने आ रहा है। और अगर ये आंकड़े उन राज्यों में पहुंचे, वहां पे सबको पता चला, तो फिर क्या होगा उसका? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, किसी भी राजनीतिक पार्टी को महत्वाकांक्षा रखने की, आगे बढ़ने की पूरा हक है, उसको करना भी चाहिए। और साख सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। एकदम साख सबसे बड़ी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप सिर्फ विज्ञापनों से झूठा प्रचार करके अगर लोगों की आंख में धूल झोंकना चाहते हैं, तो शायद कहीं कुछ लोगों की आंखों में धूल झोंक भी लेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक काट की हांडी बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आप एक विज्ञापन देंगे, 2 विज्ञापन देंगे, 3 विज्ञापन देंगे, लेकिन उसके बाद लोग देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आंकड़े सच बोलते हैं। विज्ञापन देखने के लिए टीवी मत देखिए, विज्ञापनों के भरोसे जो है केजरीवाल सरकार के आकलन मत कीजिए।
न्यूज़ देखिए और आंकड़े देखिए, ज़मीनी हालात देखिए, और हम भी आपको ज़मीनी हालात ज़रूर दिखाते रहेंगे। विज्ञापन केजरीवाल जी देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया आज सभी मेहमानों का दो टूक में जुड़ने के लिए। दो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे LIC